नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने के बाद बिल पर चर्चा लगातार जारी है। वक्फ बिल पर सियासी वार पलटवार भी जारी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वक्फ के पास इतनी संपत्ति है जिसमें दिल्ली जैसे 3 शहर बस जाए। 3 शहर दिल्ली जैसे। वक्फ के पास तीसरी सबसे बड़ी जमीन है। भारत में सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है, करीब 33 लाख एकड़। उसके बाद सेना यानी कि रक्षा मंत्रालय के पास है करीब 17 लाख एकड़। और फिर आता है वक्फ बोर्ड, जिसके पास करीब 9.4 लाख एकड़, लगभग 9.5 लाख एकड़ जमीन है। ये जमीन की बात हुई। और कुल संपत्तियों की संख्या की बात करें तो वक्फ के पास 8,72,000 अचल संपत्तियां हैं। 16,000 के करीब चल संपत्तियां हैं, जिसकी कुल कीमत करीब 1.2 लाख करोड़ है। महाबहस में अब वक्त है आज के सवालों का, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए इस बिल से संबंधित क्या बहस देश में चल रही है। सदन में संशोधन बिल पेश, वक्फ पर सियासी क्लेश। हमारा एहसास है कि जेपीसी महज एक फरेब है और एक धोखा है और ये मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर ये बिल लाया गया है। बीजेपी बदलाव को तैयार, वक्फ पर विपक्ष का आर-पार। आपका ही आग्रह था कि कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। वक्फ पर अखिलेश का चैलेंज, शाह बोले हम तैयार। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना कि सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। वक्फ पर बोले अखिलेश, बीजेपी का सांप्रदायिक क्लेश। वक्फ बिल भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। जब से वोट में गिरावट आई है और खासकर उत्तर प्रदेश में भी, तब से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अपना वोट कैसे संभाला जाए। रिजिजू बोले बिल नहीं आता तो संसद भी वक्फ की होती। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। और महाबहस में अब वक्त है आज के सवालों का, जो आपके सामने रख रहे हैं। बिल पेश, वक्फ पर क्यों सियासी क्लेश। संसद पर बड़ी चर्चा इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर चल रही है। पूरा विपक्ष लगभग इसका विरोध कर रहा है। दूसरी तरफ इसको समझाते हुए भी कई महत्वपूर्ण बातें आज संसद से निकली है सरकार की ओर से। अखिलेश का चैलेंज, शाह बोले हम तैयार। वक्फ बिल को लेकर पूरे संसद में किस तरह का माहौल है और किसने क्या कहा, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही सवाल यह भी कि कहीं पक्ष में मौलाना, कहीं फाइनल जंग का ऐलान। इस वक्फ संशोधन को लेकर अलग अलग तरह की बातें कम्युनिटी के भीतर से भी निकलकर सामने आ रही हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले मौलाना शहाबुद्दीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी जी, न्यूज़ 18 पर आपका स्वागत है। और संसद के भीतर सबसे बड़ी चर्चा इस वक्त चल रही है और आपने सुना ही किसने क्या कहा। संसदीय कार्य मंत्री तो ये भी कह रहे थे किरण रिजिजू की अगर इस तरह का कोई लॉ या फिर कानून नहीं होता या नहीं आता तो हो सकता है कि एक दिन जो देश की संसद है उसकी जमीन भी वक्फ की हो जाती। ये वेरीफाई तो होना चाहिए ना कि जमीन कहां से आई, उसका क्या इस्तेमाल हुआ और उसका जो असल मोटिव था, मतलब उसको बनाने के पीछे जो नीयत थी कि उसका फायदा गरीबों को मिले,
उनकी बेहतरी के लिए उसका इस्तेमाल हो, वो हुआ या नहीं हुआ, इसकी ट्रांसपेरेंसी आएगी। देखिए मोहतरमा, वक्फ संशोधन बिल आज के वक्त की निहायत ही अहम ज़रूरत है और जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है वक्फ संशोधन बिल, ये जो है वो बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि करप्शन वक्फ बोर्डों में उरूज पर था। भू माफियाओं से मिलकर के करोड़ों की ज़मीनों को रेवड़ियों के भाव बेचा जा रहा था। चेयरमैन, मेंबरान, संबंधित अधिकारी, ये सब लोग वक्फ के मकसद से भटक गए थे और पैसे की उगाही में लगे हुए थे। हमारे बुजुर्गों ने जो ज़मीनें वक्फ की थी वो इसलिए मकसद से वक्फ की थी कि उसकी आमदनी से गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों पर खर्चा की जाएंगी, स्कूल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, यतीमों की किफ़ालत होगी, गरीबों की मदद होगी। मगर ये सब न होकर के सिर्फ जो है वो भू माफियाओं से मिलकर के करप्शन का अड्डा बन चुका था और अपनी जाती मकसद के लिए वक्फ की आमदनी इस्तेमाल की जा रही थी। इसलिए जरूरी था कि करप्शन पे लगाम लगाई जाए, रोकथाम की जाए, जमीनें खुर्द बुर्द न हो। जबकि शरीयत ये कहती है कि प्रयास मतलब जो भ्रष्टाचार इसकी आड़ में चला, उसके प्रयास क्या बोर्ड के अंदर से नहीं हुए या कम्युनिटी की तरफ से नहीं हुए, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कभी इसको लेकर नहीं कहा कि भाई एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इसको जिस नियत से बनाया गया था कि गरीबों तक इसका लाभ पहुंचे वो नहीं मिल रहा है। एटलीस्ट कोई भी संस्था बनती है, एक ऑडिट व्यवस्था जरूर होती है, तो क्या इस पर कभी खुद बात नहीं हुई इंटरनली? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जिक्र किया आपने। मैं बताऊं कि बोर्ड तो अपने मकसद से बिल्कुल भटक गया है। बोर्ड का मकसद था शरई और मजहबी मामलात में वकालत करना गवर्नमेंट के सामने, और जो कोर्ट में जहां जहां मजहबी मामलात लंबित हैं वहां अच्छे वकील खड़े करके दलीलों के जरिए मुकदमात को लड़ना। ये सब ना होकर के कोर्ट जो है वो एक तरीके से सियासी जमातों का आलयकार बन गया है और इन सियासी जमातों ने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को हाईजैक कर लिया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊं मोहतरमा कि 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैंने बहुत गौर से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी है। उसमें कहीं भी इन्होंने करप्शन का जिक्र नहीं किया कि करप्शन पहले था या खत्म होना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि करप्शन इसमें रहा है बिल्कुल, और बहुत अंदर तक रहा है करप्शन, जिसकी किसी ने सुध नहीं ली। तो आपको लग रहा है कि इस संशोधन से फायदा होगा, कोई करप्शन बाहर आएगा या कोई ऐसी व्यवस्था बनेगी कि वापस भ्रष्टाचार ना हो? ये बिल्कुल करप्शन का खात्मा होगा और इस वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों का फायदा होगा। इन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोगों ने, एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुसलमानों को डराया, धमकाया, खौफ दिलाया। इसी वजह से मुसलमानों के दिमागों में गलतफहमी पैदा हो गई और ये लोग कहते रहे कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें, कब्रिस्तान सब छीन ली जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज ही पार्लियामेंट में और कल किरण रिजिजू जी ने, आज होम मिनिस्टर ने इस बात को वाजे किया कि न मस्जिदें छिनेंगी, न मदरसे छिनेंगे, न कब्रिस्तान, न ईदगाह, न कुछ जितने भी मजहबी मकामात हैं ऐसे ही इट इज इट रहेंगे और इनका रखरखाव अच्छे से होगा। और जो वक्फ की जो आमदनी है उस आमदनी से गरीब मुसलमानों के एजुकेशन में, फलाह बहबूद के, जन कल्याण के काम में खर्चा की जाएगी। और जाते जाते मौलाना साहब, मेरा छोटा सा सवाल कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो कहा जा रहा है कि 2 गैर मुसलमान भी रहेंगे, मतलब वो एमपीज होंगे या सांसद होंगे और वो किसी और धर्म के हो सकते हैं, उसको लेके भी विरोध हुआ। इसको भी स्पष्ट किया है गृह मंत्री ने कि उसमें केवल और केवल मुसलमान ही होंगे बोर्ड के अंदर। इसको एक बार आप स्पष्ट करते चलिए। हाँ, देखिए, होम मिनिस्टर ने तो बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि मुतवल्ली जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जितनी भी धार्मिक मजहबी मकामात हैं जिस तरह हैं वो वैसे रहेंगे। ये भी उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी किसी तरीके से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अब जहां तक रह गई बात है क्या नाम है गैर मुस्लिम की, तो देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले, 75 जिलों में एक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी है, तो वो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मॉनिटरिंग करता है। वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। एक वक्फ इंस्पेक्टर रहता है तो वक्फ इंस्पेक्टर हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। एक वक्फ सर्वे कमिश्नर होता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है। एक ट्रिब्यूनल कोर्ट होती है तो ट्रिब्यूनल कोर्ट में 3 जज होते हैं। अब 3 जजों में कोई मुसलमान भी हो सकता है, कोई हिंदू भी हो सकता है। लेकिन मिला जुलाकर मौलाना साहब अब यही है कि इससे वक्फ बोर्ड, उसके कार्य करने के तरीके और अब तक वहां क्या क्या हुआ है, इस पर एक पारदर्शिता आएगी और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि इसका मैक्सिमम लाभ जो है कम्युनिटी को पहुंचे और उन लोगों तक पहुंचे जो गरीब हैं, मजलूम हैं या विधवाएं हैं, जिनकी मदद के लिए इस तरह की प्रॉपर्टीज को जो है लोग दान किया करते थे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं समीर सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, सपा प्रवक्ता, सुधा मिश्रा जी हैं कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन, महंत राजू दास जी हिंदू धर्मगुरु, फजील अहमद साहब जुड़ गए मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत सबसे पहले प्रोफेसर धर्मेंद्र जी आप ही से कर रहे हैं। आपने संसद के अंदर ये पूरी चर्चा सुनी होगी और इसमें गृह मंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि इससे मस्जिद, मदरसे, धार्मिक मसाइल, किसी के साथ किसी की मैनेजमेंट में कोई छेड़खानी या उस तरह का कोई रास्ता या कोई साधन किसी को नहीं मिल सकता। ये केवल और केवल वक्फ बोर्ड से संबंधित है। उसके पास प्रॉपर्टी, उसके लेखा जोखा, उसके अंदर कोई भ्रष्टाचार ना हो, महिलाओं के राइट्स प्रोटेक्ट रहें और जो गरीब मुसलमान हैं उनको इसका फायदा मिले, ये सब कुछ सुनिश्चित किया जाएगा। आस्था जी, एक दौर था जब भारत के पार्लियामेंट में अगर कोई बोलता था तो उस बात का महत्व होता था, और एक दौर था जब कोई उच्चतम न्यायालय या न्यायालय कोई आदेश करता था तो वो पत्थर की लकीर मानी जाती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है केंद्र में और उत्तर प्रदेश में खासकर, बुलडोजर एक्शन पे आपने देखा होगा माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल किया है। मुंह पे इतना कालिख पोता है, इतना कालिख पोता है कि भारतीय जनता पार्टी मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं है अगर इनके अंदर जरा सा भी वसूल हो, सिद्धांत हो, नैतिकता हो। लेकिन तीनों का अभाव भारतीय जनता पार्टी में हमेशा रहता है। अब रही बात बिल की, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों में, इनका एकमात्र लक्ष्य है कि पूंजीपतियों को जमीन देने का इंतजाम करना। उनका जो कमिटमेंट है पूंजीपतियों के लिए जमीन देने का, तो देश में आपने खुद बताया, अपने शुरुआती दौर में आपने बताया, पर बोलिए, अमेंडमेंट पर बोलिए। बोल रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है, तो रेलवे की जमीनें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कौड़ियों के भाव पूंजीपतियों को बेची है, इसका अंदाजा आप लगा सकती हैं। इसका अंदाजा आप इस तरह से भी लगा सकती हैं कि जिस प्लेटफॉर्म पे मोदी जी चाय बेचते थे वो दुकान तो मालूम मोदी जी ने बेच दिया, उनके जो चला रहे थे वो बेच दिया, उसे कोई मतलब नहीं है। उस प्लेटफॉर्म को भी बेच दिया और वहां जाने वाली रेल को भी बेच दिया और स्टेशन बेचने की पूरी तैयारी में लगी भारतीय जनता पार्टी। तो जमीनों का क्या हाल हो गया तो आप जान ही सकती हैं। दूसरा, आपने डिफेंस का बताया, डिफेंस की जमीनें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों को दे रही है, अब जमीनों की कमी हो गई है तो वक्त के पास सबसे तीसरी बड़ी संपत्ति है, तो भारतीय जनता पार्टी की नजर उस पर है। जमीन छीनने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये नया बिल लेकर आई है। अब उस बिल में जो कमियां हैं, अगर विपक्ष ने अपने सुझाव दिए, यानी आपने एक सेकंड धर्मेंद्र जी, आपने फिर से उस बात को रिपीट किया कि वक्फ के पास क्योंकि बहुत बड़ा लैंड बैंक है, बहुत सारी जमीन है, तो उसको छीनने की तैयारी है। मैं आऊंगी आपके पास और ये सवाल जरूर पूछूंगी कि इस अमेंडमेंट के कौन से क्लॉज में, कौन से सेक्शन में इस बात को लिखा है कि कहीं जमीन का जब्तीकरण हो सकता है या उसको मिलाया जा सकता है या इस तरह का कोई प्रोविजन। आपने मौलाना शहाबुद्दीन को भी सुना अभी थोड़ी देर पहले हमारे चैनल पर। मैं लौटूंगी, लेकिन एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी अभी 3 टर्म और पूरा करेगी। वहीं यूपी में सीएम योगी एक बार फिर से सरकार बनाएंगे, वो फिर रिपीट करेंगे। ये देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सिखाएंगे। मान्यवर 2013 के, अरे बैठ जाओ वकील साहब बैठ जाइए। मान्यवर 2013 में वो भी रिपीट होने वाले हैं। ये सालों से जातिवाद और तुष्टीकरण इसके आधार पर काम करते हुए आए हैं और जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति कर अपने परिवार की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाए हैं। मगर 2014 से मान्यवर जातिवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद को एक साथ नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर विकास की राजनीति इस देश में प्रस्तावित की। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्म करिए और चुनकर आइए। 3 टर्म मोदी जी को चुना है और 3 टर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। मेरी बात ठीक कर। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, वक्फ बिल पर चर्चा का समय बढ़ा दिया गया है। लोकसभा का समय 2 घंटे और बढ़ाया गया है। लोकसभा में चर्चा का समय 10 बजे तक बढ़ा दिया गया है। 2 घंटे वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा का समय बढ़ाया गया। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट हमें मिल रही है और चर्चा का समय रात 10 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
और गेस्ट पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है समीर सिंह जी हमारे बीच में। समीर जी, आपका रिएक्शन। घूम फिरकर विपक्ष वही बात कर रहा है कि वक्फ के पास जितनी जमीन है उस पर नजर है सरकार की। असल में आस्था जी है क्या कि जो विकास के रास्ते पे है वो विकास की बात करते हैं, जो जमीन के माफिया हैं वो जमीन की बात करते हैं। अभी मैं समाजवादी पार्टी के सब प्रवक्ता को सुन रहा था और उनके नेता को मैंने लोकसभा में सुना। ये भू माफिया है। अखिलेश यादव की सरकार भी भू माफियाओं की और गुंडों की सरकार थी। इनके प्रवक्ता भी जमीन की बात करते हैं, कब्जे की बात करते हैं, दंगे की बात करते हैं, ये विकास की बात नहीं करते हैं। आस्था जी, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार 2017 में बनी थी और 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे और उत्तर प्रदेश निरंतर विकास के रास्ते पर है। उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर। हमने लोकसभा में जो सरकार 2014 में बनाई थी माननीय मोदी जी ने, निरंतर देश के अंदर, चाहे वो अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात रही हो, चाहे सबके साथ सबके विकास के नारे की बात रही हो, उत्तर प्रदेश में 100% हमने उसका इम्प्लीमेंट किया। सरकार की जो भी योजनाएं हैं, सारी योजनाएं समाज के सभी वर्गों के लिए। इनका काम सिर्फ समाज को डराना है। आपने देखा होगा 3 तलाक पर, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर 3 तलाक लेके आई लोकसभा के अंदर, तो ये मुस्लिम पुरुषों को डरा रहे थे कि आपको जेल जाना पड़ेगा। हमने तो उस भलाई के लिए लाया और माननीय मोदी जी ने तटस्थता के साथ। मैं लौटूंगी आपके पास, आप जो कहना चाह रहे हैं, उम्मीद है उसका संदर्भ जो है वो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता तक पहुंच गया होगा। एक सेकंड समीर जी, मैं फिलहाल रोक रही हूँ, फिर लौटूंगी। सुधा जी हमारे बीच में, कांग्रेस की प्रवक्ता सुधा मिश्रा जी। जब सीए आया तो कहा गया नागरिकता चली जाएगी, एनआरसी आया तो कहा गया देश से भगा देंगे। आज बैठे हम सब लोग, बताइए किसकी नागरिकता गई है, कहां कोई देश छोड़ के चला गया है या किसी को भगा दिया गया है। आज वक्फ संशोधन बिल की बात हो रही है, तो आज क्या ये माहौल विपक्ष की तरफ से बनाया जा रहा है कि देखिए जमीन छीन ली जाएगी या आपके मामलातों में घुसने की एक और साजिश है, चाल है। जबकि पार्लियामेंट के अंदर आज खुद गृह मंत्री कह रहे हैं, संसदीय कार्य राज्य मंत्री कह रहे हैं कि इसका धर्म में हस्तक्षेप, मस्जिद मदरसों की मैनेजमेंट से हस्तक्षेप से कोई लेना देना नहीं है। चलिए आस्था जी बीच में नहीं इंटरप्ट करेंगी, इसका मैं उम्मीद करती हूँ। और पूरे पैनल को मेरा नमस्कार। बहुत ही वाजिब प्रश्न अगर होता उसका उत्तर उतने वाजिब तरीके से हम दे सकते हैं, लेकिन चूंकि आप लोगों को ये बताना है कि विपक्ष एक माहौल गढ़ रहा है। हमारा काम, आपका काम, सबका काम है तथ्यों को सही रूप से दर्शकों के सामने रखना। लेकिन जब प्रश्न ही आएगा कि विपक्ष क्या कर रहा है, लोगों को भरमा रहा है, मतलब आपने दर्शकों को और आम जनता को बताने की कोशिश की कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है, बाकी जो हो रहा है एकदम सही है। अब मैं उसका उत्तर देती हूँ। आप जानती है भारत संविधान में, जो भारतीय संविधान 14 और 15 में जो सीधे सीधे देता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, उसका उल्लंघन हो रहा है। आप भी जानती हैं कि जब हमें भारत के संविधान के 13(3) में कस्टम और यूजेस को लेकर जो हमें वैधता दी गई कानूनी धार्मिक रूप से, उसको जिस तरह से बात हटाने की हो रही है, जिस तरह से धर्म विशेष को लेके, मैं तो कहूंगी कि आप जितने क्रिश्चियंस प्रॉपर्टी है बहुत ज्यादा है, परसेंटाइल बहुत कम है, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, उस पर भी बिल बनवाइए। हर धर्म के लोगों की चीजों का जो इंटरप्शन वैसे ही करवाइए। यहाँ पे जब आप चुनाव में होते हैं 80-20 करते हैं, तो 80% जो है उनकी भलाई कब करेंगे? आप जानबूझ के इस देश में जो बाहर विदेशों से हम पे राजू दास जी सनातन बोर्ड की बात, मैं आ रही हूँ। अस्तर में कहा था प्लीज बीच में इंटरप्ट मत करिएगा, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है। नहीं, मैं तो तब भी नहीं बोली जब आप मीडिया को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। सेकेंड्स नहीं होते हैं, आपको बोलना पड़ जाता है। मतलब इतना घाव नहीं लगना चाहिए। माना कि मैंने बात छोटी की है, लेकिन इतना नहीं, मैं आपको तब भी सुन रही थी, जब मैं आपको तब भी सुन रही थी, जो कांग्रेस पार्टी की परंपरा हो चली है टीवी डिबेट में कि सबसे पहले मीडिया को घेरो। आस्था जी बहुत अच्छी लग रही है, मैं अपनी बात पूरी कोई बात नहीं, आप अच्छी बातें करिए, फैक्टफुल बातें करिए बस। मैं हमेशा फैक्टफुल बातें, मैं तो जैसी लग रही हूँ रोज ऐसी ही लगती हूँ। हाँ, तो मैं आती हूँ। अगर देश के संविधान और चीजों को दुरुस्त करने की बात हो रही है, मैं पूछूंगी यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड में कौन व्यक्ति है हमारे योगी जी का दुलारा, उसके साथ क्या किया गया? नाम ले पाएंगे आप? आज मैं आपको देती हूँ एक कि आप नाम लेके बोलिए वो व्यक्ति कौन है जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के ऊपर पिछले कई सालों से लगातार काबिज है। आप हटाइए ना, आप सुधार की बात कर रहे हैं, नाम लीजिए, सुधार करिए, उस पर आरोप तय करिए, उसके ऊपर इतनी तोहमतें लगी हुई हैं। लेकिन नहीं, एक्चुअल में काम थोड़ी ना करना है आपको दिखाने की कोशिश करनी है। और जो देश के ऊपर, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया हमारे दोस्त ने, हमारे प्रधानमंत्री जी के दोस्त ने,
उस पे कोई चर्चा पर चर्चा नहीं होगी। भाई वो लग रहा है, लगने दो, अभी तो अपना असली काम है 80-20 करना। हमारा असली काम है संविधान के उन प्रावधानों पे कहीं ना कहीं प्रहार करना, जिससे अभी देश को ऐसे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन नहीं, आपके लोग वहां से कमाए खाएं, भ्रष्टाचार करें, लेकिन आप उनको नहीं दूर करेंगे, आप दूर करेंगे बाकी अन्य चीजों को। करिए ना, किसने मना किया है? मैं तो बता रही हूँ। मैं फिर लौटूंगी आपके पास, आप अपने पॉइंट्स बचाकर रखिए, मैं फिर लौटूंगी। दो पैनलिस्ट और हैं जो अभी नहीं बोल पाए, फजील अहमद जी और हमारे साथ राजू दास जी हैं। राजू दास जी, सवाल आपसे यही कि देखिए, जब वक्फ संशोधन पर चर्चा होती तो दो तरह की बात सामने आती है। एक तो सीधे तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं कि आपकी नीयत खराब है, आप एक बार फिर से मुसलमानों के मामलों में दखल दे रहे हैं, आप कोई साजिश रच रहे हैं। और दूसरा ये कि सिर्फ माइनॉरिटी के नाम पे मुसलमान के साथ ऐसा क्यों, और भी धर्मों पर इस तरह के नियम कानून लाए जाने चाहिए। देखिए, तो मैं तो निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, पहले तो ये है, बिल को खत्म कर ही देना चाहिए था। वक्फ बोर्ड नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए थे, क्योंकि भारत सेकुलर है, भारत में संविधान का राज है, तो किसी एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय को इतनी शक्ति नहीं देनी चाहिए। अगर ये शक्ति आपको देना है तो हिंदू राष्ट्र घोषित करो, सनातन बोर्ड बनाओ, मंदिर के विरोध में जो 26 आपने जो वो बना के रखे हैं उसको खत्म करके और सारे मंदिर को मुक्त करो, आप हमको दो, तब आप उनको बना के दीजिए। तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है पहले से ही, तो न्याय हो कह रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इनका काम है विरोध करना। क्या तो भाजपा आ जाएगी तो हिंदुस्तान से मुसलमान खत्म हो जाएगी, योगी जी मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान नहीं रहेगा। सबसे ज्यादा अगर कोई लाभ ले रहा है, उत्तर प्रदेश मुसलमान ही लाभ ले रहा है योगी जी के सरकार में। सीए आ जाएगी, एनआरसी आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, राम मंदिर बन जाएगा तो मुसलमान ऐसे हो जाएंगे, धारा 370-35 को खत्म कर देंगे तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा। तो इनका काम है ऐसा विरोध करना, विरोध करना, विरोध करना। ये कभी पॉजिटिव रह ही नहीं सकते। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, इसमें हिंदू और मुसलमान में क्या मतलब है? नहीं हिंदू को कोई मतलब है, ना मुसलमान को मतलब है। मुसलमान का क्या नुकसान हो जा रहा है? और ये संशोधन बिल से सबसे ज्यादा अगर किसी को लाभ होगा तो दबे कुचले शोषित वंचित मुसलमानों को लाभ होगा। तो ये जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत मुसलमान ये नहीं चाहते हैं ऐसा। ठीक है, फजील अहमद जी बताइए, गरीब, मजलूम, आर्थिक रूप से तंग मुसलमान, विधवा महिलाएं, बहुत कुछ नियत में रखा गया, उम्मीद की गई कि भाई इनके लिए काम होगा, ऐसा नहीं हुआ। कई मौलाना आरोप लगा रहे हैं कि जमकर भ्रष्टाचार हुआ, कोई देखने सुनने कहने टोकने वाला नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, आप मौलाना रिजवी से जब बात कर रही थी तो मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था। सबसे ज्यादा जोर भ्रष्टाचार पे, वक्फ बोर्ड के अंदर जो भ्रष्टाचार है उस पर बात हुई और आपने भी बात की। तो भारत के किस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार नहीं है ये भी बात कर लीजिए। सांसद निधि, विधायक निधि, ग्राम पंचायत निधि, ब्लॉक, तहसील और पीडब्ल्यूडी, बिजली विभाग, कौन सा ऐसा विभाग है? शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग। लेकिन उन विभागों की जवाबदेही तो है ना, ऑडिट की व्यवस्था तो है ना। हाँ। आ रहे ना, वो तो सब अच्छा लग रहा ना आपको। तो भ्रष्टाचार की एक बलिया के एक भाजपा के एमएलसी हैं, उनका बेटा एक इंटर कॉलेज में नियुक्ति पा गया और 18 महीने से तनख्वाह भी मिल गई उसको, और बाद में ये मालूम चला कि ये तो नियुक्ति ही फर्जी है। तो उस भ्रष्टाचार के लिए क्या कीजिएगा? मैं यहाँ को फजील जी, मैं इस उदाहरण के इस पॉइंट पर आपको रोक रही हूँ क्योंकि मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने कहा कि बाद में पता चला नियुक्ति फर्जी थी, कैसे पता चला फर्जी थी? जांच हुई, जांच हुई ना, जांच की व्यवस्था है ना। वक्त पे है कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऑडिट की व्यवस्था है? आप आरटीआई डाल के पूछ सकते हैं, बताइए कौन सा राइट है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। जमीन आई तो कहां से आई, इस्तेमाल हुआ तो कहां हुआ, 5 स्टार होटल बनाने के लिए दिया या मदरसे बनाए या अस्पताल बनाया, क्या बनाया? कोई है ऐसी व्यवस्था? तो बिल्कुल व्यवस्था है। कहाँ है बताइए मुझे। अभी तो वो मौलाना शाहबुद्दीन सब कुछ बोलने नहीं देंगे तो हम बोलेंगे। नहीं, आपने कहा ना कि नियुक्ति फर्जी पाई गई। चलिए आपका उदाहरण, मैंने बुरा नहीं, फजील जी अब आप मुकरिए मत, आप इस बात से मुकरिए मत। मैंने आपको आप ही की बात से पकड़ लिया। नियुक्ति फर्जी पाई गई तो कैसे पाई गई? जांच हुई ना, आप कर सकते हैं वक्फ बोर्ड पे ऐसी जांच है, कोई मौजूदा व्यवस्था बताइए मुझे। आरटीआई डाल सकते हैं क्या आप उस पर? वो देश का हिस्सा नहीं है। नियुक्ति फर्जी हो गई, 180 नियुक्ति फर्जी हो गई, डीआईएस पे एफआईआर हो गया है। तो वक्फ संशोधन सही है ना? वक्फ संशोधन सही है ना? ऑडिट होना चाहिए ना, ऐसा कितना फर्जीवाड़ा पकड़ा जा सकता है? इन्होंने अभी राजू दास जी कह रहे थे कि हम लोग का, अमित शाह ने साफ कह दिया कि हिंदू प्रॉपर्टी का जो चैरिटी कमिश्नर होता है उस पर हम कोई संशोधन नहीं करने जा रहे, एकदम साफ कह दिया पार्लियामेंट के अंदर।
अमित शाह जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हिंदू प्रॉपर्टी पे जो चैरिटी कमिश्नर से गवर्न होती है उस पर हम कोई संशोधन नहीं करेंगे। क्या वह इतने बाबा की हत्या हो गई इलाहाबाद में, इलाहाबाद में एक बाबा की हत्या हो गई, किसके लिए हो गई? जमीन के लिए हो गई। तमाम बाबाओं की हत्या पूरे देश में हो रही है, जमीन के लिए हो रही है। तो सुधा जी की हत्या हुई, जमीन के लिए एक भी वक्फ मुतवल्ली की हत्या जमीन के लिए नहीं हुई, क्योंकि वो एक वक्फ प्रॉपर्टी सिस्टम से चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है। मैं पूछना चाहता हूँ, यही उत्तर प्रदेश है आस्था जी कि 2017 से पहले लखनऊ में शिया और सुन्नी का विवाद होता था, दंगे होते थे। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर शिया और सुन्नी दोनों में एक भी विवाद नहीं हुआ, एक भी विवाद नहीं हुआ, कभी विवाद नहीं हुआ। और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है, कानून के राज में किसी के साथ तुष्टीकरण नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो बात कही कि हम सरकार में रहते हुए उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा की बात करते हैं, विकास की लेकिन उम्मीद है कि सब्जेक्ट ऐसा है कि आगे भी इस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी, पार्लियामेंट में चर्चा लगातार जारी है। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 2 घंटे इस पर चर्चा का समय बढ़ा दिया गया है। लोकसभा के अंदर रात 10 बजे तक इस पर चर्चा चलेगी। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने के बाद इस पर चर्चा जारी है और इस पर सियासी वार पलटवार भी किस स्तर पे जा चुके हैं वो आप सुन रहे हैं। पर आपको इस बीच जानकर हैरानी होगी कि वक्फ के पास इतनी संपत्ति है जिसमें दिल्ली जैसे 3 शहर बस जाएं और वक्फ संशोधन के माध्यम से उसके अंदर करप्शन ना हो इसकी भी एक व्यवस्था की गई है। ये दावा सरकार कर रही है, लेकिन विपक्ष विरोध कर रहा है। तो सरकार का आरोप है कि ये सब कुछ तुष्टीकरण के लिए हो रहा है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।